कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफाइड जीएस। सर, जैसे कि हम अपना इंडियन पॉलिटी कर रहे थे, जिसमें हमने पार्लियामेंट टॉपिक उठाया, पार्लियामेंट टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें हमारे 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक, आज क्लास नंबर कौन सी है सर? आज क्लास नंबर है हमारी 3rd। तो सर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। देखो, अब तक के हमने जो भी पढ़ लिया कि राज्यसभा, लोकसभा के बारे में, ठीक है, उनके चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, पावर फंक्शन सबके बारे में पढ़ लिए। अब हम पार्लियामेंट में क्या होता है, क्या प्रोसेस होती है, उन सबके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, इसमें आता है सर आपका समनिंग क्या होती है, एडजर्नमेंट क्या होता है, एडजर्नमेंट साइन डाई क्या होता है, और प्रोरोगेशन क्या होता है, इन सबके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके सर, तो देखो, बात करें अगर सबसे पहले समनिंग की, तो समनिंग बस इसका मतलब, देखो मैंने आपको पिछली क्लास में बस हल्का सा दिया था कि समनिंग मतलब बस होता है बुलावा। ठीक, और ये कौन करता है, समन कौन करता है, हमेशा याद रखेंगे, समन करता है प्रेसिडेंट। कौन करता है सर आपका समन? प्रेसिडेंट करते हैं। समन करते क्यों है? समन सेशन को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। ठीक, समन मतलब सेशन को स्टार्ट करने के लिए। जैसे कि आपको एक एग्जांपल दूं कि मान लो क्लास है, ठीक, तो आपके जो वो है, क्या मान लो जैसे आप एक क्लास में बैठे हो, तो आपके जो टीचर है ना, तो वो बुलाते हैं कि भैया सब आ जाओ, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम क्लास शुरू करने वाले हैं। ठीक, हालांकि बस इतना समझो कि बस जैसे बुलावा होता है, प्रेसिडेंट सिर्फ समन करता है कि भैया अब आ जाओ सब लोग, अब हम सेशन शुरू करते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? ठीक है, सेशन सर 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है सर आपका बजट सेशन, दूसरा होता है आपका मानसून सेशन, और तीसरा होता है सर आपका विंटर सेशन। ओके सर, बात समझ में आ गई? बस इतनी सी बात है कि सर समन होता है, समन मतलब बुलावा होता है, बुलावा, समन मतलब बुलावा। समन कौन करता है सर? प्रेसिडेंट साहब करते हैं। ठीक, किसके लिए, क्या, क्यों बुलावा करते हैं सर? सेशन शुरू करने के लिए। सेशन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन, विंटर सेशन। ओके, और ये भी याद रखेंगे कि किसी 2 सेशन के बीच में, मतलब मान लो जैसे प्रेसिडेंट साहब ने बुलाया, आपने सेशन किया, कुछ कुछ टाइम तक हुआ, तब अब आप नेक्स्ट सेशन कब करोगे, तो हमेशा याद रखेंगे कि मैक्सिमम गैप जो होता है 2 सेशन के बीच में, वो 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि हर साल में पार्लियामेंट कितनी बार, कम से कम कितनी बार बैठनी चाहिए? हर साल में कम से कम 2 बार बैठनी चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? 3 टाइप के सेशन होते हैं, हर 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, 6 महीने से कम के गैप में आपको दूसरा सेशन बुलाना होता है। ठीक, ठीक, उसके बाद क्या है कि सही है, सर जब पीरियड बिटवीन द प्रोरोगेशन ऑफ हाउस एंड इट्स रीअसेंबली इज न्यू सेशन इज कॉल्ड रिसेस। मतलब कि मान लो सर जैसा आपका सेशन था, कुछ महीनों तक चला, अब प्रोरोगेशन होता है कि अभी आगे भी टॉपिक है, बस यहाँ पे बस इतना समझो कि प्रोरोगेशन मतलब कि वो इस सेशन को खत्म करने की कहानी होती है। ठीक, प्रोरोगेशन मतलब कि ये जो सेशन चल रहा था, अब ये सेशन खत्म हो चुका है। ठीक, तो इस सेशन का प्रोरोगेशन और अगले सेशन का स्टार्टिंग, ठीक, रीअसेंबली मतलब न्यू सेशन की जो वापस जब न्यू सेशन आएगा, तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं सर? उसी को हम बोलते हैं रेसेस। ठीक है, रिसेस बोल सकते हो। बात समझ में आ गई? कोई भी दिक्कत आई होप नहीं होगी। समन मतलब प्रेसिडेंट बुला रहे हैं कि क्यों? सेशन को स्टार्ट करने के लिए। कितने सेशन होते हैं सर? 3 टाइप के होते हैं, बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। किसी भी 2 सेशन मतलब 2 सेशन के बीच में कम से कम कितना गैप हो सकता है? सॉरी, ज्यादा से ज्यादा कितना गैप हो सकता है? 6 महीने का। ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का, 6 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता, ये रूल है। ठीक, इन शॉर्ट पार्लियामेंट को हर साल 2 बार मिलना होगा। ठीक है, और प्रोरोगेशन और न्यू सेशन को स्टार्ट होने के बीच में जो पीरियड होता है, हम उसको क्या बोलते हैं? रेसेस। बस आपको इतना समझना है, और कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखो यही बात आ गई सेशन ऑफ पार्लियामेंट की। मतलब क्या है सर कि द पीरियड स्पैनिंग बिटवीन द प्रोरोगेशन ऑफ हाउस एंड सिटी असेंबली इज कॉल्ड न्यू। ठीक है, इसको बोलते हैं रेसेस। प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस, वही बता रहे हैं। ठीक, पार्लियामेंट्री बट द 6 मंथ। ठीक है, 6 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये बता दिया। ठीक है, मानसून, ठीक है, वही स्लाइड आ गई। चलिए, अब बात करते हैं सर एडजर्नमेंट की। देखो, एडजर्नमेंट मतलब आपने सुना भी होगा, जैसे आप कोई मूवी फिल्म में देखा होगा आपने, तो जो कोर्ट होता है ना, वो क्या बोलता है? द कोर्ट इज नाउ एडजर्न। ठीक, आप अंदाजा लगा पा रहे हो कि एडजर्न मतलब क्या होता है? कि जो मीटिंग है, जो अभी चल रहा है, अब ये यहाँ पे समाप्त होती है। बात समझ में आ गई? ठीक है, बस यहाँ पे हल्का सा एक डिफरेंस है कि पार्लियामेंट में 2 टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल एडजर्नमेंट होता है और एक एडजर्नमेंट साइन डाई होता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखो, अब पढ़ लेते हैं इसको, क्या बोलता है? अ सेशन ऑफ अ पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ मैनी मीटिंग। ठीक, ईच मीटिंग ऑफ अ डे कंसिस्ट ऑफ 2 सिटिंग, दैट इज अ मॉर्निंग, ठीक है, 2 पीएम। एन adjournment suspend the work in a sitting for a specific time which may be hours, days or week। इतना समझिए सर कि adjournment मतलब क्या होता है कि वो जो सिटिंग है, हम उसको अब क्या बोल रहे हैं कि बस सर ये सिटिंग यहीं पे खत्म होती है। क्या होती है? खत्म होती है। ठीक,
एडजर्नमेंट में बस ये एक डिफरेंस है कि एडजर्नमेंट जब दिया जाता है तो नेक्स्ट सेशन या नेक्स्ट मीटिंग कब होगी उसका टाइम बता देते हैं ये लोग। ठीक, एडजर्नमेंट मतलब क्या होता है कि सेशन को, उस मीटिंग को एंड करते हैं। किसको? उस मीटिंग को एंड करते हैं, सेशन को नहीं सर, मीटिंग में। देखो एक ही सेशन है तो इसमें एक बार बैठते हैं, फिर कुछ दिन बाद फिर बैठते हैं, फिर कुछ दिन बाद फिर बैठते हैं। ठीक, मतलब एक पूरे सेशन में कम से कम 2-3 बार मीटिंग होती है। तो इस पर्टिकुलर मीटिंग को जब खत्म करते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? एडजर्नमेंट। ठीक, और जब भी एडजर्नमेंट वर्ड बोलेंगे स्पीकर साहब तो वो अगला दिन या कुछ बोलेंगे कि भैया हम 3 घंटे बाद मिलेंगे, या फिर बोलेंगे कि हम 2 दिन बाद मिलेंगे, या फिर हम बोलेंगे कि 4 हफ्ते बाद मिलेंगे। मतलब कि सर वो टाइम बता देते हैं जब एडजर्नमेंट बोलेंगे तो। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है यहीं पे। सेम की तरह बस एडजर्नमेंट साइन डाय, ये अरे आपका एडजर्नमेंट साइन डाय क्या होता है? अम, ठीक है, एडजर्नमेंट साइन डाय आपका होता है कि इसमें जब आपका एडजर्न बोलेगा तब इसमें आपका टाइम नहीं बताएगा। ठीक, मान लो मैंने बोल दिया कि द मीटिंग इज एडजर्न, अब मैं अगला टाइम नहीं बताऊंगा कि नेक्स्ट सेशन कब होगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? एडजर्नमेंट साइन डाय। ठीक है, एडजर्नमेंट साइन डाय मींस टर्मिनेटिंग अ सिटिंग ऑफ अ पार्लियामेंट फॉर एन indefinite period. In other words, when the House is adjourned without naming a day for reassembly, it is called adjournment sine die. The power of adjournment as well as adjournment sine die lies with the presiding office of the House. मतलब ये कौन बोलता है? स्पीकर बोलते हैं या फिर आपके चेयरमैन बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई भी दिक्कत नहीं है। दो बात है, एक एडजर्नमेंट हुई और आपकी एडजर्नमेंट साइन डाई हुई। जब ये एडजर्नमेंट बोलेंगे तो भैया वो टाइम बताएंगे कि हम अगली बार कब मिलेंगे, और अगर उन्होंने टाइम नहीं बताया मतलब वो क्या है? एडजर्नमेंट साइन डाई है। बस इतनी छोटी चीज है और कोई भी दिक्कत नहीं है। अब समझो कि सर, अरे अब समझो कि वो क्या बोल रहा है कि प्रोरोगेशन क्या होता है। ठीक, प्रोरोगेशन मतलब होता है द प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर और चेयरमैन डिक्लेयर द हाउस एडजर्न साइन डाई व्हेन द बिजनेस ऑफ अ सेशन इज कंप्लीटेड विदाउट विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। द प्रेसिडेंट इशू नोटिफिकेशन फॉर प्रोरोगेशन ऑफ द सेशन, हाउएवर द प्रेसिडेंट कैन आल्सो प्रोरोग द हाउस व्हाइल इन सेशन। देखो सर, प्रोरोगेशन मतलब होता है कि हमने सेशन को अब समाप्त कर रहे हैं। किसको? सेशन को। देखो आपको छोटी सी चीज बताता हूँ कि देखो आपको जैसे बोल दूं, एकदम एक ब्लैंक पेज मिले तब, देखिए सर यहीं पे देख लो, समझो कि सर ये आपका पूरा का पूरा साल है। देखो जब समझाना चाह रहा हूँ उसे समझना, ठीक, ये आपका पूरा का पूरा एक ईयर है। हमें मालूम है कि सर टोटल 3 सेशन होते हैं। कितने? 3 सेशन। ये हो गया आपका मॉनसून सेशन, बजट सेशन और विंटर सेशन, जो भी हो, ठीक, जो भी सिस्टमेटिक है वो अलग। अब हर सेशन में कम से कम 2-3 मीटिंग होती है। पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग और ये तीसरी मीटिंग। इसमें भी पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग और तीसरी मीटिंग। इसमें भी पहली मीटिंग, दूसरी मीटिंग और तीसरी मीटिंग। ठीक, कोई दिक्कत? ये जो पहला सेशन है इसको समन करने के लिए कौन बोलता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साहब बोलते हैं समन करने के लिए। क्या बोला मैंने? प्रेसिडेंट साहब बोलते हैं इस सेशन को समन करने के लिए। ठीक, ये सेशन आ जाता है। अब उसमें मीटिंग होती है। मीटिंग को कौन प्रिसाइड करता है? आपके स्पीकर, जो भी अलग अलग है, जैसे इसमें बोलो तो आपके स्पीकर। ठीक, लोकसभा की बात करें तो आपके स्पीकर। अब मान लो पहली मीटिंग आपकी हो गई खत्म। क्या होगी? पहली मीटिंग आपकी खत्म हो गई तो वो क्या बोलेंगे? आपके स्पीकर साहब बोलेंगे द मीटिंग इज एडजर्न। ठीक, या फिर द हाउस इज एडजर्न। एडजर्न अगर उन्होंने बोला तो वो ये भी बताएं कि ये वाली जो नेक्स्ट मीटिंग है वो कब होगी, और अगर उन्होंने नहीं बताया तो वो उसका मतलब होता है कि एडजर्न साइन डाई। साइन डाई में टाइम, अगला मीटिंग कब होगी टाइम नहीं बताया जाता है, मैंने आपको बताया था। ठीक, ये देखो एडजेंट साइन डाई में मतलब अगर उन्होंने टाइम नहीं बताया वो इनडेफिनिट पीरियड के लिए होती है। अगर उन्होंने टाइम नहीं बताया कि अगली मीटिंग कब होगी मतलब वो लग गया क्या है? एडजेंट साइन डाई। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं। अब आता है सर, अभी मान लो फिर दूसरी मीटिंग के लिए हो गई, तीसरी मीटिंग भी खत्म हो गई। अब सर बात आती है कि इस सेशन को खत्म कैसा करा जाए। इस सेशन को खत्म करने के लिए हम बोलते हैं प्रोरोगेशन। अब भैया जब बुलाया प्रेसिडेंट ने है, इस सेशन को बुलाया प्रेसिडेंट ने है, तो इस सेशन को खत्म भी कौन करेगा? प्रेसिडेंट ही खत्म करेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे उसको कि भैया अब जाओ ये सेशन प्रोरोग हो चुका है। बात समझ में आ गई सर? एडजर्न कब लगता है, एडजर्न साइन डाई कब लगता है, समन कब होता है, प्रोरोगेशन कब होता है, ये हर सेशन में होता है। ठीक, फिर अगले सेशन के लिए फिर से समन होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई भी दिक्कत आई होप नहीं होगी। ठीक, ये तक हो गया आपका प्रोरोगेशन। अब अपन आ जाते हैं सर डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन देखो यार वही नॉर्मल सी चीज है कि भैया एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। तो लोकसभा जो है आपका डिसॉल्व हो सकता है। क्या हो सकता है? डिसॉल्व हो सकता है। ठीक, इसकी डिसॉल्व की टेन्योर क्या है? 5 साल। देखो वैसे तो हर 5 साल बाद लोकसभा अपने आप डिसॉल्व हो जाता है, पर प्रेसिडेंट साहब के पास
ये पावर भी है कि वो 5 साल के अंदर अंदर लोकसभा को अगर मन करेगा, मतलब ऑन दी एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो राज्यसभा बीइंग अ परमानेंट हाउस, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, हमेशा याद रखिएगा। is not subjected to dissolution. Only the Lok Sabha is subjected to dissolution. Unlike a prorogation, a dissolution ends the very life of the existing house and a new house is constituted after a general elections are held. देखो, अभी जो हम प्रोरोगेशन पढ़ के आए ना, वो क्या करता है, वो एक सेशन को खत्म करता है। क्या करता है? एक सेशन को खत्म करता है। डिसोल्यूशन क्या करता है? उस पूरे हाउस को ही खत्म कर देता है। अब नया हाउस, मतलब अब जो होगा, अब बिल्कुल एक नई ताजा हाउस बनेगा। ठीक, अ न्यू हाउस इज कंस्टिट्यूट आफ्टर अ जनरल इलेक्शन, मतलब फिर इलेक्शन होंगे, फिर न्यू हाउस बनेगा। ठीक है, बात समझ आ गई। और डिसोल्यूशन 5 साल के बाद, जैसे हमें मालूम है हर 5 साल के बाद अपने इलेक्शन होते हैं ना, तो 5 साल के बाद आपका हाउस लोकसभा अपने आप डिसॉल्व हो सकता है। हालांकि प्रेसिडेंट के पास पावर भी है कि 5 साल से पहले वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। देखो, अब ठीक है सर, मान लो जो लोकसभा था वो क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। लोकसभा क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। तो अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या रिजल्ट आएगा किसी बिल पे, जो बिल हो रहे थे, पास हो रहे थे, उन पे क्या रिजल्ट आएगा, तो देखते हैं। पहला क्या बोलता है, अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस, मतलब जो भी बिल लोकसभा में था वो क्या हो जाएगा, वो लैप्स हो जाएगा। लैप्स मतलब खत्म हो जाएगा, बस अब उसकी कहानी वहीं पे खत्म हो, आगे कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लोकसभा ही क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, इसलिए लोकसभा की सारी चीजें लैप्स। सेकंड क्या बोलता है, वेदर ओरिजिनेटिंग इन द लोकसभा और ट्रांसमिटेड बाय द लोकसभा। ठीक है, अ बिल पास बाय द लोकसभा बट पेंडिंग इन राज्यसभा लैप्सेस। अब एक बिल था भैया, वो लोकसभा से पास तो हो गया, पर अब जाके हमें मालूम है कि भैया लोकसभा से कोई भी बिल पास होने के बाद वो कहाँ जाता है, राज्यसभा में। तो ये कोई भी बिल आया राज्यसभा में, अब यहाँ पे पर वो क्या है, पेंडिंग है। तो क्या ये बिल भी लैप्स होगा क्या? हाँ, ये बिल भी लैप्स हो जाएगा। ठीक, तीसरी चीज क्या है, अरे तीसरी चीज ये, अ बिल नॉट पास by the two houses due to disagreement if the president has notified the holding a joint sitting before the dissolution of Lok Sabha does not lapse। अब देखो, मान लो कोई बिल होता है ऐसा कि लोकसभा ने बोल दिया हाँ, राज्यसभा के पास गया तो राज्यसभा ने बोल दिया नो ना। ठीक, तो ये कैसा सीन बन जाता है, ये सीन बन जाता है डेडलॉक का। तो डेडलॉक के सीन वाले जो बिल होते हैं वो लैप्स नहीं होते हैं। ठीक, वो बाद में जब ज्वाइंट सिटिंग होगी, प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे, तब उसको आगे उसकी प्रोसीजर किया जाएगा। चौथी चीज क्या बोलता है, अ बिल पेंडिंग इन दी राज्यसभा बट नॉट पास बाय द लोकसभा डज नॉट लैप्सेस। देखो, हमें मालूम है कि सारे बिल लोकसभा से ही निकलते हैं, कुछ बिल राज्यसभा से भी निकलते हैं। तो वो ये बोल रहा है कि अगर कोई बिल राज्यसभा में पेंडिंग है, ठीक, हालांकि अभी लोकसभा के पास नहीं गया है, तो क्या वो बिल लैप्स होगा? नहीं, वो बिल लैप्स नहीं होगा। फिफ्थ क्या बोलता है, अ बिल पास बाय बोथ हाउसेज बट पेंडिंग एसेट ऑफ द प्रेसिडेंट डज नॉट लैप्स। अब मान लो कोई बिल है जो कि लोकसभा से भी पारित हो चुका है, राज्यसभा से भी पारित हो चुका है, बस साइन चाहिए किसके, प्रेसिडेंट साहब के साइन चाहिए। तो क्या वो बिल लैप्स होगा क्या? नहीं, वो बिल लैप्स नहीं होगा, वो आगे प्रोसीजर कंटिन्यू करेगा। सिक्स, अ बिल पास बाय बोथ हाउसेज बट रिटर्न बाय द प्रेसिडेंट फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ हाउस डज नॉट लैप्स। अब छठी चीज क्या बोली कि भैया कोई बिल है वो लोकसभा से भी पारित हो गया, राज्यसभा से भी पारित हो गया, पर जब प्रेसिडेंट साहब के पास गया तो उन्होंने बोला कि नहीं भैया, इसमें कुछ चेंज करना है, तो वो आप चेंज करके दो। तो जो चेंज करने के बाद में वापस रिटर्न हो जाएगा, तो क्या वो रिटर्न करी हुई चीजें वो लैप्स होंगी? नहीं होंगी। इन शॉर्ट, इन सभी का मतलब क्या निकला कि कोई भी बिल अगर उसकी शुरुआत लोकसभा से होती है तो वो लैप्स हो जाएगा। ठीक, डिसोल्यूशन की कंडीशन में देखो कब कब इसने बोला कि भैया कोई बिल पेंडिंग है लोकसभा में, मतलब लोकसभा से लैप्स है, लोकसभा से शुरुआत हुई इसकी, तो वो बिल लैप्स हो जाएगा। दूसरे केस में देखो, अब बिल पास बाय द लोकसभा, मतलब शुरुआत में ही लोकसभा से पास हुआ है, तो वो बिल भी लैप्स हो जाएगा। आपको इतना याद रखना है कि कोई भी बिल की शुरुआत अगर लोकसभा से होगी तो वो लैप्स हो जाएगा, बाकी कोई भी बिल लैप्स नहीं होगा। ठीक, छोटी सी चीज थी, आई होप समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं सर। आगे देखो, अरे ये क्या हो गया, अब आगे आ जाता है आपका कोरम। कोरम हम पढ़ चुके हैं। देखो, कोरम क्या होता है, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ, आप फ्री देख लो। कोरम वो मिनिमम नंबर होता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू स्टार्ट द मीटिंग, टू स्टार्ट सेशन बोल लो या फिर मीटिंग बोल लो। ठीक, जैसे कि मैं बात करूं आपसे, सपोज के लिए एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो आप अगर यूट्यूब पे देख लो, आपने बहुत जगह देखा होगा, अगर आप पढ़ते होंगे तो यूट्यूब पे मान लो कोई टीचर रहता है, तो वो क्या बोलता है कि कल हम क्लास लेंगे, अगर कल 100 से ज्यादा बच्चे नहीं आए तो मैं कल का क्लास नहीं लूंगा, ही लूंगी। ठीक, जो भी बोलते हैं वो।
तो मतलब वो क्या बोलना चाह रहे हैं, वो अपने क्लास की कोरम बता रहे हैं कि कम से कम मतलब मिनिमम जो है 100 सब्सक्राइबर या 100 जो भी बच्चे होंगे वो आने चाहिए क्लास देखने के लिए। अगर 100 बच्चे नहीं आएंगे तो मैं क्लास नहीं लूंगी। वैसा ही होता है कि कोरम क्या होता है कि पार्लियामेंट में कम से कम होता है कि जितने भी टोटल मेंबर है उनका 1/10, अगर 1/10 मेंबर नहीं आते हैं तो वो सेशन या वो मीटिंग आगे प्रोसीजर नहीं करती, सबको बोल दिया जाता है भैया तुम सब जाओ घर, क्योंकि उतने लोग आए नहीं है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो याद क्या रखना कि कोरम क्या होता है, इट्स 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन ईच हाउसेस। ठीक, किसका 1/10 का। जैसे कि अगर आप लोकसभा की बात करोगे तो लोकसभा में कितने कितने हैं 545, तो उसका 1/10 55। ठीक, और राज्यसभा का 25। इतने मेंबर्स होने चाहिए तभी कोई मीटिंग या सेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर लैंग्वेज इन पार्लियामेंट। कौन सी पार्लियामेंट में लैंग्वेज यूज होती है, तो क्या बोलता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिक्लेयर्ड हिंदी एंड इंग्लिश टू बी द लैंग्वेज फॉर ट्रांजैक्टिंग बिजनेस इन द पार्लियामेंट। हाउएवर द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन परमिट अ मेंबर टू एड्रेस द हाउस इन हिज मदर टंग। देखो, वैसे तो इंग्लिश हिंदी में बात करी जाती है पर स्पीकर के पास ये पावर है कि उनको बोल सकता है कि आप अपनी मदर टंग में ही बात कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़े। अब सर आगे एक आपका आता है, क्या है वो आपका लेम डक सेशन। ये थोड़ा याद करना है इसलिए बता रहा हूँ। देखो, ऐसा कुछ याद करने वाला है नहीं, बस क्या है कि लेम डक सेशन उनको बोला जाता है कि मान लो सर जैसे कि ये 2-3 लोग हैं, ठीक, समझ लो पेपर पढ़ते हैं, ये 2-3 लोग थे। ठीक, ये पिछले इलेक्शन जब हुआ था तब इसमें चुने गए थे। अब सर जब नेक्स्ट इलेक्शन हुआ तो इसमें चुन नहीं पाए, मतलब उसमें इलेक्टेड नहीं हो पाए, तो मतलब ये अगले पार्लियामेंट में नहीं जा सकते। तो इन लोगों को बोला जाता है लेम डक। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्या बोलता है, इट रेफर टू द लास्ट सेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग लोकसभा आफ्टर अ न्यू Lok Sabha has been elected. Those member of the existing Lok Sabha who could not get re-elected to the new Lok Sabha are called lame duck. ठीक, जो मेंबर्स पहले चुने गए थे अब नए इलेक्शन होने पे वो अगर नहीं चुन पाते या नहीं जीत पाते हैं तो उन लोगों को हम क्या बोलेंगे, लेम डक बोलेंगे। बस यही बात है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वो चीज समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं भैया कि पार्लियामेंट में कौन कौन सी डिवाइसेस होते हैं, क्या क्या होता है। ठीक है, तो पहली चीज क्या आती है सर, ठीक, तो किस किस के बारे में पढ़ेंगे सर, क्वेश्चन आर के बारे में, जीरो आर के बारे में, फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे अपना मोशन। तो स्टार्ट करें। देखो सर, क्वेश्चन आर क्या होता है वो समझो। तो होता है कि जब आप मीटिंग में बैठते हो तो द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज स्लॉटेड फॉर दिस। ड्यूरिंग दिस टाइम द मेंबर आस्क क्वेश्चन एंड मिनिस्टर यूजुअली गिव्स आंसर। देखो, ये आर क्या होता है कि इसमें मिनिस्टर जो है एक दूसरे से सवाल करते हैं। ठीक, जो भी जरूरी है जो भी चीज है, तो ये स्लॉटेड, ये मतलब आर होता है जिसमें एक दूसरे से मिनिस्टर क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन को भी हमने मेनली 3 कैटेगरी में बांटा गया है। किसको, क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में बांटा गया है हमने। ठीक है, तो कौन कौन से, पहला है सर आपका अ स्टैट क्वेश्चन, दूसरा है अनस्टैट क्वेश्चन और तीसरा है अ शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। पहला क्या बोलता है, स्टैट क्वेश्चन बोलता है कि रिक्वायर्स एन ओरल आंसर एंड हेंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन फॉलो। देखो, स्टैट क्वेश्चन, देखो हमने बोल दिया कि भैया एक आर होता है, क्वेश्चन आर होता है जिसमें क्या होता है कि मिनिस्टर एक दूसरे से सवाल पूछते हैं। ठीक, अब सवाल को हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। पहला होता है स्टार्ट क्वेश्चन। स्टार्ट क्वेश्चन मतलब वो होता है कि जिसमें अगर आप कोई मिनिस्टर इससे सवाल पूछ रहा है तो उसको सिर्फ और सिर्फ ओरल जवाब देता है। क्या बोलता है, सिर्फ ओरल जवाब देता है। ठीक, और हेंस स्टैट क्वेश्चन में वो इसके बाद भी सवाल पे सवाल पूछ सकता है। ठीक, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मतलब इसके बाद भी सवाल पे सवाल पूछ सकता है। अनस्टैट क्वेश्चन में क्या होता है, रिक्वायर्स अ रिटन आंसर एंड हेंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन नॉट फॉलो। अगर इसने कोई ऐसा सवाल पूछे जो कि अनस्टैट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है तो इस मिनिस्टर को ओरल जवाब नहीं देता, इसको रिटर्न में लिख के देना पड़ता है इनको। ठीक है, उनको क्या, उसको क्या बोलते हैं हम, अनस्टैट क्वेश्चन। स्टैट क्वेश्चन में हम ओरली वो ओरल जवाब देते हैं मिनिस्टर, और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकता है, मतलब सवाल के बाद सवाल के बाद सवाल। ठीक, अनस्टैट में एक ही सवाल पूछेगा, उसका रिटर्न आंसर देना पड़ेगा, पर इसमें हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तीसरा क्या है, तीसरा अ शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इज वन दैट इज आस्क्ड बाय गिविंग अ नोटिस ऑफ लेस देन 10 days, इट इज आंसर्ड ओरली। इसमें क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसको उन जो भी मिनिस्टर जिनसे पूछेंगे उनको 10 दिन के अंदर अंदर उसका जवाब देना पड़ता है, पर वो भी ओरली देना पड़ता है। ठीक है, बात समझ आ गई। क्वेश्चन आर क्या होता है, जिसमें हम एक दूसरे से सवाल पूछे जाते हैं, मिनिस्टर एक दूसरे से सवाल पूछते हैं। ठीक, 3 टाइप में बांटा गया, स्टार्ट, अनस्टार्ट और प्राइवेट, और प्राइवेट बोलो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ठीक, ये चीज आपको समझनी थी। आगे बढ़ते हैं कि भैया आगे क्या है। आगे आता है आपका जीरो आर। जीरो आर क्या होता है,
Unlike the question R, the zero R is not mentioned in the rules of procedure. Thus, it is an informal device available to the member of parliament to raise matter without any prior notice. देखो, हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन या रूल ऑफ प्रोसीजर की बुक में देखो एक बुक होती है जिसमें रूल्स नियम लिखे रहते हैं हमारे पार्लियामेंट, ठीक, उसमें ऐसा मेंशन नहीं किया गया, बट इसको फिर भी हमने कन्वेक्शन के लिए मतलब चले आ रहा है, पहले से चले आ रहा है तो हम मानते हैं, बस ऐसा है, ठीक, इसको रखा है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम वही पूछते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछते हैं बट कोई प्रायर नोटिस नहीं देते, ठीक, किसी जरूरी मैटर पे क्वेश्चन रेज करना हो तो हम पूछते हैं बट कोई प्रायर नोटिस के बगैर देते हैं, ठीक। द जीरो आर स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आर एंड लास्ट अंटिल द एजेंडा ऑफ द डे, ठीक। देखो, जीरो आर क्या होता है, जीरो आर होता है आपका क्वेश्चन आर और एजेंडा ऑफ द डे के बीच का गैप, एजेंडा ऑफ द डे के बीच का जो गैप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं सर, जीरो आर होता है। ये पूछा गया है इसलिए याद रखिएगा कि जीरो आर क्या होता है, क्वेश्चन आर और एजेंडा ऑफ द डे के बीच का जो गैप होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जो टाइम स्पैनिंग होता है उसी को हम बोलते हैं जीरो आर। इन अनदर वर्ड्स द टाइम गैप बिटवीन द क्वेश्चन आर एंड द एजेंडा इज नोन एज जीरो आर, ठीक, याद रखेंगे, जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बाजार, अरे फिर आ गया हरकत है। अपन क्या देखते हैं सर, मोशंस क्या होते हैं, कौन कौन से मोशंस होते हैं। देखो मोशंस क्या होता है, मोशन एक वो चीज होती है जिसमें आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो मान लो आप एक क्लास में हो, ठीक, सपोज की कोई टीचर आता है, वो आपसे पूछता है कि अच्छा बच्चों बताओ आज कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक, तो एक बच्चा खड़े होके बोलता है कि सर चैप्टर नंबर 9 पढ़ते हैं। तो टीचर सभी से पूछते हैं कि क्या सब चाहते हैं कि हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ें, तो इसने उठ के जो बोला उसने क्या करा, उसने एक मोशन दिया, ठीक। अब उस मोशन पे डिबेट होगी यस और नो कि क्या हम पढ़ेंगे कि नहीं, तो इसी से रिलेटेड आगे आगे फिर वो पार्लियामेंट में भी ऐसे ही चलता है। मतलब कि कोई मिनिस्टर बोलता है कि सर इस मैटर को कोई उठाता है, मतलब उसने कोई मोशन उठाया, ठीक, अब उस मोशन पे डिस्कशन होता है कि क्या ये मोशन पे हम डिस्कशन करें यस और नो, फिर वोटिंग होती है, फिर वो आगे चीजें चीजें जो जैसी होती है वो चलती रहती है, ठीक, बात समझ में आ गई। तो मोशन क्या है, डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ अ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस, दिस टाइप ऑफ मोशन अलाउ फॉर डिस्कशन ऑन इशू दैट आर सिग्निफिकेंट पब्लिक कंसर्न। Consent of the presiding officer, the motion needs to be made with consent of the presiding officer of the parliament। जैसे कि टीचर से हम सब, जैसे कि हम डायरेक्ट नहीं बोलते नहीं कि नहीं सर आज चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, सबसे पहले टीचर से कंसर्न करते हैं कि सर क्या आज चैप्टर नंबर 9 पढ़ सकते हैं, ठीक। वैसे ही जो मोशन होता है सबसे पहले किससे कंसल्ट होता है, वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर से, ठीक है, भले चाहे वो स्पीकर हो चाहे वो चेयरमैन हो। अब मोशन को भी अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है। तो जो जो मेन मेन इंपॉर्टेंट मोशन है हम सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ज्यादा चीजें हमको पढ़नी नहीं है। सबसे पहले सर आपका आता है क्लोजर मोशन, जो जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ेंगे। क्लोजर मोशन, क्लोजर मोशन क्या होता है, इट इज द मोशन मूव्ड बाय अ मेंबर टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन अ मैटर बिफोर द हाउस। इफ द मोशन इज अप्रूव्ड बाय द हाउस डिबेट इज स्टॉप फोर्थविथ एंड द मैटर इज पुट टू वोट। देखो क्लोजर मोशन नाम से समझ में आ रहा है क्लोज करने वाला, क्लोजर मोशन नाम से समझ में क्या आ रहा है, क्लोज करने वाले। मान लो कि भैया पार्लियामेंट में कोई डिबेट चल रही है, ठीक, अब एक मिनिस्टर भैया बहुत दिमाग खराब हो रहा है उसका, वो तंग आके बोलता है कि भैया क्लोजर मोशन पास कर, क्लोजर मोशन उठाता हूं मैं, ठीक। तो क्लोजर मोशन क्या होता है कि वो जो उस टाइम डिबेट चल रही होती है उस टाइम उसी को रोक के, जैसे मान लो कोई बिल है, ठीक, कोई भी बिल है या कोई भी एक्ट है, ठीक, उस पर डिबेट चल रही थी, अब एक मिनिस्टर उठा बोलता है कि भैया क्लोजर मोशन पास कराते हैं, ठीक, तो उस टाइम पार्लियामेंट में उस बिल पे डिबेट रुक जाएगी और फिर अगर क्लोजर मोशन पास होता है तो वो बिल पे अब आगे डिबेट नहीं होगी, सिर्फ यस और यस और नो पे वोटिंग होगी, बस डिबेट उसके आगे बाद नहीं होगी, ठीक। तो क्लोजर मोशन क्या होता है कि किसी भी डिबेट को रोक देना और उसको वोट के लिए भेज देना, अगर पास होता है तो क्लोजर मोशन। बात समझ में आ गई, ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं। अब क्लोजर मोशन को भी हमने कुछ कैटेगरी में डिवाइड करा है। सबसे पहले आपका आता है सिंपल क्लोजर, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट और कंगारू क्लोजर, ठीक है। सिंपल क्लोजर क्या होता है, व्हेन अ मेंबर मूव्स दैट मैटर हैविंग बीन सफिशिएंटली डिस्कस्ड बी नाउ पुट टू वोट। सिंपल क्लोजर हम उसको बोलते हैं कि भैया अब ये जो मैटर है जिस पर डिबेट हो रही है इस पे अब काफी बहस हो चुकी है, अब इसको वोट के लिए भेजते हैं, तो हम उसको बोलेंगे सिंपल क्लोजर। नॉर्मल सी बातें समझ में आ गई। फिर क्या बोलते हैं क्लोजर बाय कंपार्टमेंट। ये क्या होता है, इन दिस केस द क्लॉज ऑफ अ बिल और अ लेंथी रेजोल्यूशन आर ग्रुप्ड इनटू पार्ट्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द डिबेट। द डिबेट कवर द पार्ट एज अ होल एंड एंटायर पार्ट इज पुट टू वोट। मान लो सर ये इतना बड़ा आपका बिल था जो भी हो, ठीक, उसको हमने कंपार्टमेंट्स में बांट दिया, मतलब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट्स में बांट दिया।
तो हर एक इंपॉर्टेंट पार्ट को हम एज अ होल डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसको वोट करेंगे। ठीक, तो इस एज अ पार्ट को होल मतलब रोकना है तो हम इसको क्या लगाते हैं, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, फिर उसको वोट के लिए भेज देते हैं। कंगारू क्लोजर क्या होता है, अंडर दिस टाइप ओनली इंपॉर्टेंट क्लॉजेस आर टेकन अप फॉर डिबेट एंड वोटिंग, इन द इंटरवेनिंग क्लॉज आर स्किप्ड ओवर एंड टेकन एज अ पास। अब देखो मान लो ये है, हमने इसे पार्ट में तो डिवाइड कर दिया, पर हमने देखा कि इस पार्ट में सिर्फ इतनी चीज इंपॉर्टेंट है, इस पार्ट में सिर्फ इतनी चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कंगारू क्लोजर क्या होता है कि वो सीधे सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को डिबेट करेगा, सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट पे डिबेट करेगा, और अगर ये दोनों पार्ट जैसे पास हो जाते हैं, वोटिंग के पास पास हो जाते हैं, तो जो बचे खुचे रहते हैं उनको भी हम पास मानते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। कंगारू क्लोजर मतलब सीधे मेन मेन जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्लॉज है सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे। आगे देखो नेक्स्ट क्या है आपका, ये बार बार आगे क्यों बढ़ जाता है, आगे क्या है आपका, प्रिविलेज मोशन। प्रिविलेज मोशन क्या होता है, प्रिविलेज मोशन जिसे नाम से ही समझ में आ रहा है, चल फिर भी पढ़ लेते हैं। इट इज कंसर्न विद द ब्रीच ऑफ अ पार्लियामेंट प्रिविलेजेस बाय अ मिनिस्टर। It is moved by a member when he feels that a minister has committed a breach of privilege of the House or one or more of its member withholding fact or case by giving wrong distorted fact। Privilege motion वो होता है कि भैया कोई मेंबर है, वो कुछ अपनी बात बोल रहा था ना, तो उसने कुछ फैक्ट छुपा दिए, भाई सब सुन रहे हैं, उसने कुछ फैक्ट छुपा दिया या फिर क्या कर दिया, रॉन्ग आंसर दे दिया। तो यहाँ पे दूसरा मिनिस्टर बैठा था भाई, उसको बुरा लग गई, वो उठता है और क्लोजर मोशन चलाने की बात, ओ प्रिविलेज मोशन चलाने की बात करता है इस मेंबर के ऊपर। अगर प्रिविलेज मोशन पास हो गया तो इस मेंबर पे कार्रवाई की जाती है। मतलब प्रिविलेज मोशन उसको होता है कि कोई भी मेंबर गलत चीजें बता रहा है, गलत फैक्ट बता रहा है, गलत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिविलेज मोशन बोलते हैं। ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सर आपका कॉलिंग अटेंशन मोशन। इसमें क्या होता है, इट इज इंट्रोड्यूस it is introduced in the parliament by a member to call the attention of a minister to a matter of urgent public importance and to seek an authoritative statement from him on that matter। अब कॉलिंग अटेंशन मोशन उसको बोला जाता है कि मान लो डिबेट चल रही थी, पर बाद में देखा जाता है कि भैया इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, ठीक, इस टॉपिक को डिबेट में लाने के लिए कॉलिंग अटेंशन मोशन लाता है। देखो नाम से ही लिख रहा है कि अटेंशन, भैया अटेंशन करो, इस पे ध्यान दो। ठीक, ये मोशन पास हो जाता है तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पे डिबेट होने लग जाती है, बस वही चीज है, कोई भी बड़ी चीज नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या है सर आपका, एडजर्नमेंट मोशन और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। देखो एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, it is introduced in the parliament to draw attention of the house to a definite matter of a urgent public importance and needs the support of 50 members to be admitted। देखो हमने अभी बात करी कि सर कॉलिंग अटेंशन मोशन भी वही होता है, एडजर्नमेंट मोशन मतलब होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर मैटर पे अगर हमको बहुत ज्यादा अर्जेंट है, वो पर्टिकुलर मैटर पे बात करनी है तो हमको एडजर्नमेंट मोशन लाना पड़ता है। सर फिर कॉलिंग अटेंशन मोशन क्या होता है, देखो एडजर्नमेंट मोशन में कम से कम आपको 50 मेंबर की सहमति चाहिए होती है, उसमें ऐसा कुछ भी 50 मेंबर का सहमति नहीं चाहिए थी। ठीक, तो एडजर्नमेंट मोशन हम कब लाते हैं, अगर हमें किसी पर्टिकुलर मैटर पे बहस करनी है और कम से कम 50 मेंबर उस मैटर को डिबेट में लाने के लिए, उस पर बातचीत चर्चा करने के लिए 50 मेंबर लोग साथ दें, तब तब हम क्या लाते हैं, एडजर्नमेंट motion। As it interrupts the normal business of the house, it is regarded an extraordinary device। It involves elements that ensure against the government and hence the Rajya Sabha is not permitted। हाँ, एक और चीज, एडजर्नमेंट मोशन सिर्फ कहाँ होता है, लोकसभा में। कहाँ होता है, लोकसभा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, याद करना है, एडजर्नमेंट मोशन कहाँ सिर्फ होता है, लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं होता है। ठीक, अगला आता है सर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। इसके बारे में तो आपने सुना होगा, ये आर्टिकल 75 के अंदर आता है। इसमें क्या होता है कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन हम पूरी की पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे लाते हैं। क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे लाते हैं कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन ये होता है कि मान लो अगर किसी को लग रहा है कि इन जो भी सरकार है उसमें अब उतनी मेजोरिटी नहीं है, तो वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाता है। ठीक, कि भैया अपना शक्ति प्रदर्शन करो। ठीक, इन शॉर्ट तो क्या लिखा है इसमें, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर shall be collectively responsible to the Lok Sabha। It means that the ministry stay in office so long as it enjoy confidence of the majority of the member of the Lok Sabha। ठीक, कुछ नहीं बोल रहा है कि भैया जो हमारे लोकसभा है ना उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहता है, पूरा कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेजोरिटी में है, मतलब वो जो पार्टी मेजोरिटी में है, ठीक, अगर वो मेजोरिटी में नहीं होती मतलब सरकार के पास मेजोरिटी है ही नहीं, तो सरकार अपने आप गिर जाएगी। ठीक, इन शॉर्ट मैं आपको सीधे सीधे बता दूं कि भैया अगर कोई मिनिस्टर चाहता है कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाना,
तो वो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन 50 मेंबर की सपोर्ट से कम कितने मेंबर चाहिए कि भैया 50 मेंबर चाहते हैं कि इस सरकार के ऊपर या फिर उस पार्टी के ऊपर जो भी गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी है उसके ऊपर हमें नॉन कॉन्फिडेंस मोशन लाना है। तो 50 मेंबर जाएंगे और फिर बोलेंगे 50 मेंबर की सहमति चाहिए। अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, याद रखिए, अगर ये पास हो जाता है, ठीक समझो, पास हो जाता है मतलब कि इनके पास जो है मेजॉरिटी नहीं है, ठीक। द लोकसभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम ऑफिस बाय पासिंग अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक। अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है इसका मतलब क्या है कि जो रूलिंग पार्टी उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, सरकार वहीं पे गिर जाती है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे आपका है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, आगे आपका है सर सेंश्योर मोशन, सेंश्योर मोशन और नेक्स्ट है मोशन ऑफ थैंक्स, ठीक है, लास्ट ये बस मोशन होते हैं। सेंश्योर मोशन क्या होता है, इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल मिनिस्टर और अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इट इज मूव्ड बाय सेंश्योरिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर a specific policy or action. If it is passed in the Lok Sabha, the council of minister need not to resign of the office. इतना याद रखो सर कि जैसे नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आपके पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे निकालते थे ना, क्या नॉन कॉन्फिडेंस मोशन की बात हो रही है, ठीक। सेंश्योर मोशन क्या होता है, सेंश्योर सेंश्योर मोशन किसी भी पर्टिकुलर मिनिस्टर पे भी मोशन पास हो सकता है, ठीक। अगर ये पास हो गया तो उसको रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बात समझ में आ गई। बस इतना समझो कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन किस किस पे मोशन लाया जाता था, पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे, और सेंश्योर मोशन या तो एक पर्टिकुलर मिनिस्टर पे भी ला सकते हैं और पूरे के पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे भी ला सकते हैं, ठीक। और ग्रुप पे भी, इंडिविजुअल मिनिस्टर पे भी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर पे भी और एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे भी ला सकते हैं सेंश्योर मोशन। अगर ये पास हो जाता है तो रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाएगा तो रिजाइन करने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है सर आपका मोशन ऑफ थैंक्स, क्या है, द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी फिजिकल ईयर इज एड्रेस्ड बाय द प्रेसिडेंट। भैया हर इलेक्शन के पहले सेशन को एड्रेस कौन करता है, आपके प्रेसिडेंट साहब, ठीक। उसी टाइम मोशन ऑफ थैंक्स पास होता है, ठीक। अगर मोशन ऑफ थैंक्स पास हो जाता है मतलब इन शॉर्ट होता है कि भैया सरकार है, ठीक। देखो समझो, कोई भी मोशन पास कब होगा, जो मेजोरिटी में चीजें हैं, जैसे मेजोरिटी में मेंबर है, अगर मेजोरिटी में वो पार्टी है, मेजोरिटी मेंबर भी होंगे तो वो चीजें पास हो जाएंगी। पर अगर कोई भी बिल पास ही नहीं हो पाया, मतलब जो मेजोरिटी में जो मेंबर्स हैं वो है ही नहीं, उनके पास मेजोरिटी है ही नहीं, तभी तो बिल पास नहीं हो पा रहा। अब जब मेजोरिटी है ही नहीं तो सरकार अपने आप गिर जाएगी। आपको समझना क्या है, अगर मोशन ऑफ थैंक्स पास हो जाता है तो इन शॉर्ट सही है, और अगर नहीं होता है, मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं हो पाता है, तो क्या होता है कि भैया गवर्नमेंट की हार है, गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है, गवर्नमेंट गिर जाएगी। छोटी सी बात है जो आप आई होप समझ में आ गई होगी। आगे आपका क्या है, ठीक है, ठीक है, तो यहीं तक सर आपका मोशन का इतनी ही क्लास थी, है ना। आई होप मैंने आपको अभी तक जितना पढ़ा है, ये आपकी मोशन की बात हो गई, सेंसर मोशन, ठीक। इसको आपको एक बार रिवीजन करना है, इंपॉर्टेंट चीजें जितने पढ़ा रहा हूँ सर आपको शायद समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इससे पे अभी हम साइंस और आपकी जीएस, और जीएस बोल रहा हूँ, करंट अफेयर्स की भी वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है, तो उसे भी देखते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।